सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नाज़रीन, सैलाबी रैले पंजाब में तबाही मचा रहे हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 26 जून से 28 अगस्त तक बारिशों और सैलाब से 819 अफराद जाँ भाग और 1111 जख्मी हो चुके हैं। तशवीशनाक बात यह है कि पंजाब के बेशतर अजला में 2 सितंबर तक मजीद शदीद बारिशों की पेशगोई है, जिससे पहले ही तबाहशुदा इलाकों के लिए खतरात मजीद बढ़ गए हैं। दरियाए रावी में सैलाबी रैले से लाहौर के मुतादिद इलाके भी ज़ेर आब आ चुके हैं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि भारत से नया सैलाबी रैला चनाब में दाखिल होने वाला है। पंजाब के बाद सैलाबी रैले सिंध का रुख करेंगे, जहां पहले ही नदी नालों में तुगयानी और देही इलाकों में मुश्किलात बढ़ रही हैं। इस सैलाब को 2022 के बाद दिहाई का बदतरीन सैलाब करार दिया जा रहा है, जिसने लाखों अफराद को बेघर और ज़रई ज़मीनों को बर्बाद करके ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ को शदीद कर दिया है। मुआशी नुकसान का अंदाज़ा भी अरबों डॉलर में लगाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने आबी ज़खायर की फौरी तामीर पर जोर देते हुए सैलाबी ख़तरात से निपटने के लिए इक़दामात की अपील की है। अब किस तरह से आगे बढ़ और अब हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, कैसे मामला को आगे लेके चलेंगे और हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उसके वो किस हद तक मुतासर हुई है, इसी पर बात करने के लिए हमें गेस्ट ने ज्वाइन किया है। तशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं, वाटर एक्सपर्ट डॉक्टर अजीम अली शाह साहब हमारे साथ हैं, उनके साथ साथ एग्रीकल्चरिस्ट एंड फार्मर हैं आमिर हयात भंडारा साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। तीनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। मैं आगाज़ करती हूँ डॉक्टर साहब आपसे। हम पहले यही कहते रहे, सुनते भी रहे कि जी पानी की कमी है, पानी मौजूद नहीं है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर की हम बात करते रहे, लेकिन उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि इतना पानी आ चुका है कि अब समझ नहीं आ रही कि इसको संभालना कैसे है। वज़ीर आज़म भी आज नए डैम्स की बात कर रहे हैं। अगर हम पहले नए डैम्स बना लेते तो आप समझते हैं कि ये इस तरह की सिचुएशन ना होती जिसे अब हमें हैंडल करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ ये कहिएगा कि नए डैम्स ही आप फौरी और आप समझते हैं कि मुस्तकिल हल है? जी, थैंक यू आमना फॉर हैविंग मी। अच्छा, पहले तो ये समझें कि अभी का जो फ्लड है इसका डैम से ताल्लुक ही नहीं है। ये फ्लड है चनाब में, रावी में और सतलुज में, और ये तीनों ऐसे रिवर्स हैं जिसपे हमारे पास कोई डैम साइट्स अवेलेबल ही नहीं है। तो मतलब इसको आप के थ्रू डील नहीं कर सकते थे। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरी बात ये कि डैम्स जो हमारे पास वो प्राइमरीली इस वक्त 3 मेजर डैम्स पे काम हो रहा है। 2 इंडस पे हैं, जामिर बादशाह, और तीसरा जो है वो सवात रिवर पे है, व्हिच इज अगेन ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। तो इनकी कंप्लीशन डेट्स जो हैं वो 28, 29 या 30 में जाके जो है वी कैन एक्सपेक्ट कि उनका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद जो है इंडस को किसी हद तक हम बेहतर मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में भी चनाब में, रावी में या सतलुज में फ्लड आता है तो उसको जो है हम डैम्स के थ्रू तो एज सच मैनेज नहीं कर सकते। अब देखना पड़ेगा कि ये दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे याद है कि 2010 में जब से बात रहा, 2010 का जो फ्लड था वो 92 के बाद फर्स्ट मेजर फ्लड था। उस पर एक फ्लड इंक्वायरी ट्रिब्यूनल बना था लाहौर हाई कोर्ट का, और उसको जस्टिस मंसूर अली शाह ने हेड किया था, हमारे भी जो इसमें सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हैं। तो मुझे मौका मिला था उस टाइम पे उनके साथ काम करने का, और मैंने कंट्रीब्यूट किया था उस ट्रिब्यूनल इंक्वायरी रिपोर्ट में भी। तो वहाँ पे हमने पूरा रोड मैप बना के दिया था कि अगर सिमिलर नेचर के फ्लड आते हैं तो उससे आपने कैसे निपटना है। अब इसको 15 साल गुजर गए, लेकिन उसके ऊपर जो रोड मैप था, जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान था, उस पर अनफॉर्चुनेटली काम नहीं हुआ। हमने 2022 में फिर अब आप ये देखें कि इस दफा सिर्फ अगर जो चेंज है वो सिर्फ है रावी के केस में कि 88 से लेके अब तक कोई मेजर फ्लड नहीं था रावी में, जिसकी वजह से लोगों ने सेटलमेंट्स कर ली, इंक्रोचमेंट्स कर ली, और दे वर नॉट प्रिपेयर्ड कि अगर सिमिलर फ्रिक्वेंसी का या सिमिलर साइज का पानी आ जाता है तो क्या करेंगे। तो रावी का केस जो है वो ज़रा डिफरेंट है। लेकिन सतलुज के केस में अगर आप देखें तो 23 में भी सतलुज में फ्लड आया, सिमिलरली चनाब में 14 में एक बड़ा मेजर फ्लड था। तो यहाँ पे तो हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए था कि भाई अभी हमने रिसेंटली जो है फ्लड्स देखे हैं इन दोनों रिवर्स में, तो वहाँ पे क्यों नहीं हम प्रिपेयर्ड थे। प्रॉब्लम ये है, और जो इसका सोल्यूशन है लॉन्ग टर्म में, वो तो ये है कि हमें फ्लड मैनेजमेंट प्लानिंग करनी है,
और उसके लिए जो है, एक तो ये कि जो सेटलमेंट्स हमने अलाउ की हैं रिवरिंग एरियाज में जो इसका बेड होता है, उसके अंदर हम लोग क्यों लोगों को अलाउ करते हैं कि आप जो है जाके एग्रीकल्चर करें, आप वहाँ पे उसकी विसिनिटी में हाउसिंग को जो कर रहे हैं बनाएं वहाँ पे। तो ये तो आप नेचर के साथ, और नेचर के साथ प्ले करेंगे तो उसका जो रिकोर्स है वो नेचर ने तो अपना बदला लेना है कभी ना कभी। तो एक तो ये है कि इसको अलाउ नहीं करना, फिर ये है कि हमारे पास मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं। फ्लड को जो है मैं हमेशा से एडवोकेट करता हूँ कि एज अ थ्रेट नहीं लेना चाहिए, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी भी देखना चाहिए। कि जो पानी आता है इससे बहुत सारा लैंड जो है वो हम दोबारा से इसको रिप्लेनिश करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको इस पानी के थ्रू। सिमिलरली ये है कि इंश्योरेंस स्कीम्स हैं इंटरनेशनली, जितने भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे है तो वहाँ पे इंश्योरेंस स्कीम्स हो, जहाँ पे अगर एक सर्टेन लेवल से ज्यादा पानी आ जाए तो फार्मर अफेक्ट होते हैं, उनको कवर मिलता है, उनकी डैमेज होती है उसको उसके थ्रू कवर मिलता है। तो इस तरह के प्लान्स के ऊपर भी बहुत अच्छे से बात हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। तो ये कुछ इस तरह के मैकेनिज्म्स हैं जिसके ऊपर हमें मिलकर काम करना पड़ेगा, और देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ये इस तरह के जो हम इवेंट्स हैं इनको अब मोर फ्रिक्वेंटली देखेंगे आने वाले वक्त में। लेकिन इनके साथ अगर डील करना है तो हमें तो फिर कलेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, प्रोएक्टिवली हमें इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। एहतशाम साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने तो सारी चीज़ें वो बाकी इदारों की तारीफ भी की है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की भी तारीफ की है उन्होंने, और जो जिस तरह से टीम्स काम कर रही हैं, कोऑर्डिनेशन की उन्होंने तैयारी के हवाले से भी बात की। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ डैम्स को हाईलाइट कर दिया कि जी इसकी वजह से अगर ये होता है, मामला पहले से बन गए होते तो शायद ये इशू ना होता इस तरह से। अब हम जो देखते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ख़ास तौर पे उस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं उनकी रोल एंड परफॉर्मेंस पर। रोल पे ये सवालात उठ रहे हैं कि जी आप सिर्फ क्या डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए जब डिज़ास्टर हो जाता है उसके बाद, या अर्ली वार्निंग्स बताने के लिए कि ये होने जा रहा है, इस दौरान जो बाकी मामलात हैं जैसे कि अभी सर ने भी बात की इंक्रोचमेंट्स हैं उनको देखना, प्रोएक्टिवली उस पर इम्प्लीमेंट करवाना या पुश करना उसके लिए, क्या ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम नहीं था? तो ज़रा इस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। मिस मैनेजमेंट और जो ज़ीरो प्लानिंग हुई है जिसकी आज वज़ीर आज़म तारीफ़ कर रहे हैं। देखिए हमने तारीफ़ तो मुझे नहीं समझ आती कि सख्त तारीफ़ उनकी बनती या नहीं बनती, सवालिया निशान है। 1970 से लेके अब तक 22 बड़े सैलाब आए हैं पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है एक के बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, अगर शायद किसी एक मरहले पे भी नोटिस लिया जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो मेरा ख्याल है कोई पेशबंदी हो सकती थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है NDMA की कैपेसिटी का और पैसे का और वसाइल का, मेरा ख्याल है वो तो सब कुछ उनको दिए गए हैं। ऑन टॉप ऑफ इट इस वक्त जिस तरीके से पाक फ़ौज उनकी मदद कर रही है, लेकिन बहरहाल अभी भी लोग सवालात उठा रहे हैं कि जी जो वक्त पे जो फ़ैसले करने चाहिए थे वो नहीं किए गए, नतीजतन आज ये सारा कुछ हम देख रहे हैं। मैं हम ना दो चीज़ों पर फोकस करूँगा। एक तो आपने तवज्जो दी जिसकी बात की आपने, डैमों की जो प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, और दूसरी बात की मरीम नवाज साहबा ने। देखें अभी आप देख लें हुकूमत के अंदर कितने इख्तलाफात हैं। अभी कहा जाता है कि जी ये सारा कुछ हिंदुस्तान की तरफ से अभी जारियत हुई है। मरीम नवाज साहबा चीफ मिनिस्टर कहती हैं कि जी हिंदुस्तान ने बहुत पानी छोड़ा, और ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी ये तो अर्ली वार्निंग पहले हिंदुस्तान ने दे दी थी, वो ये बात मानने से इनकार नहीं है कि ये अभी जारियत हिंदुस्तान की तरफ से हुई है। जी हाँ, वो ये कहना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान से जो खबरें आ रही वहाँ पे अपना ईस्ट पंजाब जो है, मशरक़ी पंजाब हिंदुस्तान का, वहाँ के सिख ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारे पंजाब को भी डुबो दिया गया सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान में पानी ज़्यादा छोड़ा गया, कि पाकिस्तान के पंजाब को नुकसान पहुँचे, रिजल्टेंटली हमें ज़्यादा नुकसान पहुँचा। देखिए हम ना ये जो बात की गई है ना, इन्होंने मरीम नवाज़ ने की है कि जी आज के बाद हम बड़े टफ फैसले करेंगे कि जितनी आबी गुज़रगाहों पे जो नाजायज़ इलीगल तजावज़ात हुई हैं, लोगों ने घर बनाए हैं, तामीरात इमारतें बनी हैं, मस्जिदें बनी हैं, उनको ख़त्म करेंगे। अब ये सवाल है कि क्या कर पाएंगे? आई एम अफ्रेड मुझे नहीं लगता, क्योंकि यही MNAs MPOs जो ना वो यहाँ पे भी सियासत होगी, वो आ जाएंगे और कहेंगे जी हमारे लोग हैं, वोटर ना करें, तो मुझे नहीं लगता ये होता नज़र आ रहा है। दूसरी बात है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है कि जी नए डैम बनने चाहिए। देखिए हम ना, मुझे इस लफ्ज़ से बहुत शदीद एतराज़ है कि बनने चाहिए। भाई बनने चाहिए तो एक मुद्दत से बात की जा रही है, क्यों नहीं कहते इसको बना के छोड़ेंगे, इसके रास्ते में जो रुकावटें हैं उनको दूर करेंगे। देखिए एक ये वन ऑफ द मेजर रीजंस है डैमों का ना होना। देखिए कितनी बदकिस्मती है कि 550 नए डैम हिंदुस्तान बना रहा है, 3000 उसने पहले बना चुका है, और इसी तरह 7 से 8000
चाइना ने बनाए हुए डैम। लोग कहते हैं कि इतना ही सैलाब और इतना ही बारिशें जो है हिंदुस्तान में भी, चाइना में हुई हैं, लेकिन उन्होंने इसको बचा लिया क्योंकि उनको डैम थे। देखिए हम ना डैमों पे तो मेरा सख्त एतराज़ यह है कि बादशाह डैम 20 साल से बनना बड़ा, वो नहीं बन पा रहा। और जो सियासत डैमों के ऊपर हुई है, देखें ना, ये 82 में 1982 में कालाबाग डैम बन जाता, उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है ज़ियाउल हक बड़ी दयानतदारी से चाहते थे कि हो जाए, लेकिन मामला सियासत की नज़र हुआ। उस वक्त उनके जो अपना क्या कहते हैं सूबाई को अपना मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फजले हक, वो कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि जी जनरल साहब ये सियासी मामला है, सियासतदान लड़ते रहेंगे कालाबाग डैम पे, क्योंकि ANP बड़ी मुखालफत कर रही थी इनकी, वली खां की पार्टी, लिहाजा हम प्रोसेस में इनको लड़ने दें, हम हुकूमत करते रहेंगे। आज भी ये हो रहा है। मुशर्रफ साहब ने कोशिश की थी कालाबाग डैम नहीं बनने दिया गया। शमशुल मुल्क साहब वापडा के बड़े रिनाउंड चेयरमैन है, उन्होंने जाके बाकायदा वली खां को ब्रीफिंग दी थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं समा में था, मैंने इंटरव्यू किया हमने, उन्होंने कहा वली खां कन्विंस हो गए कि हाँ यार ये तो नौशहरा नहीं डूब रहा, इसकी हाइट भी कम कर दी गई है। फिर बाद में कह लेंगे अगर हमने इजाज़त दे दी कालाबाग डैम बनाने की तो हमारे पोलिटिकल स्टांस का क्या बनेगा। देखिए हर चीज़ सियासत की नज़र होगी। मैं ये कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये चाहिए कि बैठ के फैसले करें कि ये डैम इस वक्त में नहीं बना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो सब फैसले अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं हो रही। आखिरी बात हमने ये है कि ये असल काम जो करने वाला है वो सिविल डिफेंस का महकमा है और सिविल अपनी ये जो हुकूमतें हैं आपकी जो कहा जाता है लोकल गवर्नमेंट्स हैं, ये अगर इनको इख्तियारात पूरी मशीनरी हुकूमत अपनी गवर्नमेंट की इनको सपोर्ट नहीं देती तो मेरा नहीं ख्याल कि हम ये इस तरह की नागानी आफतों से बच सकते हैं। कुछ चीज़ें तो अल्लाह की तरफ से हम नहीं रोक सकते, लेकिन कुछ हम कर सकते हैं कि तबाही को हम कम से कम 50% कम कर सकें, वो नहीं नज़र आ रही। कैपेसिटी के बड़े सीरियस इशू है, हर जगह फौज जाके काम कर रही है, उनके लोग भी शहीद हो रहे हैं बीच में, लेकिन आप देख लें जितना नुकसान हो चुका है हमना, मुझे नहीं लगता कि सियासी लोगों के ऊपर कोई असर पड़ेगा। यही समझते हैं कि हाँ ये बस जिस दिन ये मामला हम देख रहे हैं वही बेचारी रुल रही है, रो भी रही है। अब सबसे ज़्यादा जो हमारा जिसको हम बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी कहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा सबसे ज़्यादा मुतासर वो ऐसी सूरत हाल में होता है। आमिर साहब, फूड सिक्योरिटी किस हद तक ये वाला सैलाब आया है इसने किस हद तक मुतासर किया, तखमीना अगर हम लगाएं इसका तो अंदाज़न ये कि कितना होगा नुकसान हमारा और इसके असरात कितने आप समझ रहे हैं कि आगे तक देर पा होंगे? बहुत शुक्रिया आमना कि आपने इस बड़े अहम मौजू के ऊपर ज़राअत के हवाले से बात करने के लिए मुझे बुलाया। एक बात तो तय है कि जो सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 1400 देहात पंजाब के हिट हो चुके हैं और कोई 1 मिलियन की जो लोग हैं उनको एवैक्यूएट किया गया है हुकूमत की जानिब से। तो 1400 देहातों का मतलब ये है कि 1400 देहातों में जो ज़राअत और जो लाइफ स्टॉक का शोबा था वो बुरी तरह से मुतासर हुआ है। अगर तखमीने की बात करें तो ये बिलियंस में होगा। आप अगर सिर्फ 2022 के फ्लड्स को देख लें तो वो $30 बिलियन से ज़्यादा का लॉस था उस वक्त और हज़ारों लाखों की तादाद में लोग डिस्प्लेस हुए, अमवात हुई। लेकिन इस दफ़ा सिचुएशन थोड़ी सी हमें चेंज नज़र आती है। अगर आप देहातों के हवाले से देखें तो सबसे जो प्रायोरिटी की बात थी जब इस तरह के फ्लड्स में आते हैं तो उस वक्त जो इंसानी ज़िंदगियां और जानवरों की ज़िंदगियां बचाने का काम बड़ा अहम होता है। मैं अगर अपने ज़िले की बात करूं पाकपतन की, तो उसमें कोई जो हमारा एक छोटा सा ज़िला है, 24 गाँव के अंदर 26,000 के करीब लोगों को एवैक्यूएट किया गया। इसमें सिर्फ जो पंजाब रेस्क्यू सर्विस है उसने अपनी कश्तियों में कोई 6500 के करीब लोगों को और 1300 के करीब जो जानवर हैं उनको रेस्क्यू किया है वहाँ से। तो ये एक पॉजिटिव खबर जो है या एक जेस्चर नज़र आता है हमें हुकूमत की जानिब से, लोकल गवर्नमेंट के मुतलका जो DCs हैं और कमिश्नर्स हैं उनकी मदद में रहते हुए। लेकिन इशू ये है कि जिस तरह पहले बात हो रही थी, इंक्रोचमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो वो सिर्फ हमें एक अर्बन एक शहर के साथ नज़र आती हैं, लाहौर के साथ। जबकि ये जो तीनों दरिया हैं इनका जिस तरह डॉक्टर साहब पहले बात कर रहे थे, सर्टनली इसका डैमों से शायद इतना ताल्लुक नहीं है जितना एनक्रोचमेंट से ताल्लुक है। लेकिन यहाँ पे एक और मसला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है देखने वाला, कि सारी की सारी जो लैंड है उसमें कुछ लोगों की देहाती जो ज़रई ज़मीन है वो मलकियत भी है, उनको वहाँ से किस तरह से एनक्रोच करवाया जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरे ख्याल में अब ये वक्त आ चुका है कि हम जिस तरह हम 1970 से सैलाबों को देख रहे हैं, हमें ये चाहिए कि हम दो दरियाओं का रास्ता है कम से कम वो मुतय्यन करें कि यहाँ सिर्फ आबी गुजरगाह है, दरिया की गुजरगाह है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो ज़राअत जो है वो जिस तरह अभी जो वज़ारत ख़ज़ाना ने अपनी पिछले महीने की रिपोर्ट जारी की है, ये मंथली बेसिस की रिपोर्ट है और इसमें अभी तक जो फ्लड है उसका जिक्र नहीं आया है।
लेकिन आने वाले वक्त में जब ये नए अगले महीने की रिपोर्ट आएगी तो वो शायद ज़्यादा जो है उसका मसला होगा। तो हमें 2 लेवल के ऊपर हुकूमत को काम करना होगा। एक शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने होंगे, एक लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने होंगे। देखें, क्लाइमेट चेंज मौजूद है। 2022 में जब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आए तो उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी कही जो सब अखबारों में छापी, जहाज से ऊपर देखते हुए, दिस इज़ अनइमेजिनेबल एंड इट्स स्टिल टुडे इट्स अनइमेजिनेबल। लेकिन पाकिस्तान का कसूर नहीं है जितनी हमें हिट हुई। अब ये वो वक्त है जब ना सिर्फ सरकार को बैरूनी दुनिया से बात करने की स्ट्रेस करके ज़रूरत है कि हमारा GHG एमिशंस में, कार्बन में कोई कसूर नहीं है, हम नहीं पैदा कर रहे, लेकिन नुकसान हमेशा पाकिस्तान जैसे मुल्कों को होता है, पाकिस्तान को। सर लेकिन हमारी भी तो यहाँ पे इल प्लानिंग है ना। यहाँ पे अब जब हम ये वाली बात करें, साथ ही साथ आपने जो पहले पॉइंट रेज किया, हमारी अपनी इंक्रोचमेंट्स आबी गुजरगाहों के रास्ते हमने बंद कर दिए, तो फिर तो पानी अपना रास्ता बनाएगा। हमने अपने तौर पे जो हम कर सकते थे, क्या हम वो कर रहे हैं? ये भी तो सवाल अपनी जगह पर। जी मैम, ये आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही हैं। अगर मैं एक चीज़ एक ऐड कर दूं तो उसका भी जवाब आ जाए तो अच्छी बात होगी, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। देखें, ये अब जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं कि जी हमने सीरियस नोटिस लिया है इन बातों का, सवाल तो अल्टीमेटली ये आ जाता है कि जी कोई फाइनली बैठ के फैसला हो जाएगा क्या आइंदा के लिए क्या करना है। वैसे कहते हैं जी 32% ज़्यादा बारिशें अगले साल होंगी, उसकी तैयारी मुझे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आती। मैं अजीम साहब का भी इस पर एक शॉर्ट टेक ले सकती हूँ। आमिर साहब, आपकी इजाज़त से मैं अजीम साहब का भी इस पर ले लेती हूँ। आप क्या समझ रहे हैं डॉक्टर साहब कि अब जो जिस तरह से अभी एहतशाम साहब ने भी कहा कि अगले साल जो बारिशें हैं वो इससे भी ज़्यादा होंगी, अब उसके लिए क्या किया जाए फौरी तौर पर? देखें, मेरा ख्याल से हमें कोई नई साइंस या नई रिसर्च नहीं चाहिए। हमारे पास फोरकास्टिंग मॉडल्स अब इतने एक्यूरेट हैं कि हम जो है वो बड़ा इजीली फोरकास्ट कर सकते हैं कि कब कहाँ पे कितनी बारिश होगी और उससे कितना जो है रन ऑफ जनरेट होगा या कितना फ्लड आएगा। अब इशू सिर्फ ये है कि उसके लिए जो मैनेजमेंट अप्रोचेस हैं, अब देखें फ्लड्स की जो किस्में हैं ना वो हर दफ़ा चेंज हो रही हैं। 22 का जो फ्लड था वो ज़्यादातर जो था आपके जो हिल टॉरेंट्स थे उससे जनरेट हुआ था। इससे पहले जो 2010 की बात कर लें तो वो इंडस का फ्लड था, ठीक है, सारा पानी और उससे सारी डिस्ट्रक्शन हुई थी। अभी आप जो फ्लड देखें तो यहाँ पे हमारे पास ईस्टर्न रिवर्स ने ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। एक चनाब जो है वहाँ पे ज़्यादा इशू है। अब इसके ऊपर जो प्लानिंग है वो तो अगेन जिस तरह शाम साहब ने बात की या आमिर साहब टोटली कि वो हमें आनी चाहिए। जो इंक्रोचमेंट्स हैं अगर उसके ऊपर अब फैसला कर लिया है कि हमने जो है रिवर को उसका पैसेज देना है तो इमीडिएटली जैसे मानसून सीजन होता है उस पर काम करना शुरू करें। सिमिलरली जो आपके पास लोगों का लैंड है, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आमिर साहब ने जो बात की कि लोग का जो है मलकियत है लैंड का, तो उनको कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट आपको जो है पड़ेंगी जहाँ पे वो अपने आप को सेटल करें, अदरवाइज तो उनका लाइवलीहुड खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए भी आपको प्लान करना पड़ेगा। फिर ये है कि जो पानी इसको हमने हार्वेस्ट करना है, हमें बड़ा जो खतरा वो ये है कि आपके पास जो डैम्स हमें है कि जो सिस्टम में आएंगे उनके पास उनमें स्टोरेज जो है वो महदूद है और डैम्स की एक लाइफ होती है, ये भी ध्यान में रखिएगा कि आपके अच्छा, ये फंड की जो बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है। देखें ना, अब ये जो कहा जा रहा है कि जी $11 बिलियन वर्ल्ड कम्युनिटी हमें देना था, नहीं दे रहा। अब जो इतलात आ रही है, एक तो डोनर फटीग है, दूसरा ये परसेप्शन बड़ी तेज़ी से बन गया है कि पाकिस्तान को जो पैसा दिया जाता है वो करप्शन की नज़र हो जाता है। इसके वजह से भी डोनर्स जो है ना वो आगे नहीं आ रहे, तो इसका क्या इलाज है? देखें, अब अगर ये आपने अच्छा पॉइंट रेस किया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंडिंग जो है वो बहुत स्क्वीज हो रही है, ये ज़हन में रखिएगा। हमारे पास 22 में काफ़ी सारा फंड जो है यूएस ने भी दिया था, अब उन्होंने यूएसएड को डिसमेंटल कर दिया ट्रम्प के आने के बाद, और यूएसएड से आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको उस तरह का फंड मिलेगा। उनको देखते हुए आपने जो यूके की एड है, FCDO जो है, उन्होंने अपना फंड डिक्रीज किया है, दे हैव रिड्यूस्ड इट एज अ प्रोपोर्शन टू देयर GDP, तो वो भी कम हो गया। सिमिलरली बाकी डोनर्स के, तो जिस तरह पास्ट में हमें फंड मिलता रहा था, अब जो है वो उतना फंड नहीं मिलेगा। ये मेरी एजम्पशन है। एब्सोल्युटली हालात अब वैसे नहीं है, और साथ में उसकी स्क्रूटनी बढ़ जाएगी। जब स्क्रूटनी बढ़ेगी तो उसमें जो ये एलिगेशंस लगते हैं कि मिसमैनेजमेंट होती है, करप्शन होती है, तो उस चीज़ को जो डोनर कम्युनिटी है वो और ज़्यादा क्लोजली वॉच करेगी। तो अब हमारे पास ऑप्शन सिर्फ यही है कि अगर तो हमें कोई फंड मिलता है, ठीक है ना, तो उसको जितना ट्रांसपेरेंटली हम यूटिलाइज कर सकें और अपने पास जो रिसोर्सेज हैं हमें उसके ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। इसको मैं अगेन फिर कह रहा हूँ कि इसको हम एज एन अपॉर्चुनिटी लें। अभी भी अगर हम लोगों ने अपनी जो एक्शंस हैं उनको दुरुस्त नहीं किया, और जो हमारे पास प्लानिंग है, और जो हमारे पास नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान 4 जो है अभी रिसेंटली अप्रूव हुआ,
उसके अंदर सारे के सारे चीजें जो है मैकेनिज्म ले आउट कर दिया हुआ है। द पॉइंट इज के आप करें, मतलब दिखाएं करके। बिल्कुल ठीक है, अब वक्त आ चुका है कि अब हमें इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। इसमें मैम अगर एक मेरा पॉइंट ऐड कर पाए। जी आमिर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी मैम, अभी जिस तरह बात हो रही थी, देखें एक हम 2022 में देख चुके हैं, हमें किसी दुनिया के इदारे ने कुछ नहीं किया। दो चीज़ें फौरी तौर पर करने की ज़रूरत है और जो हुकूमत पाकिस्तान कर सकती है कि पाकिस्तान के जितने टॉप बिजनेसमैन हैं और टॉप कंपनीज हैं और एमएनसीज हैं जो एग्रीकल्चर के साथ पर्टिकुलरली और फूड सिक्योरिटी के साथ मुंसलिक हैं, हमें उनको ऑन बोर्ड लेना होगा। सो दे शुड शेयर समथिंग फ्रॉम देयर प्रॉफिट फॉर रिहेबिलिटेशन और आगे इन फ्यूचर प्लान करने को। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका लोगों का, पब्लिक का स्टेट के ऊपर एतमाद बहाल करना बहुत ज़रूरी है और उसमें मीडिया का किरदार सबसे अहम है। मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ कि कुछ चैनल्स जो हैं वो बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं आपके तरह, लेकिन कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जो मिस रिपोर्टिंग करने के चक्कर में वो एतमाद लूज हो रहा है इंतजामिया के ऊपर, आवाम का जो अफेक्टेड है। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत अहम हैं जिनको शॉर्ट टर्म में करने की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म तो जैसे हम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। करेक्ट, थैंक यू सो मच आमिर साहब, और साथ साथ डॉक्टर अजीम साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो शाम साहब साथ ही रहेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तानियों को इस वक्त एक के बाद एक बहरान का सामना है। एक तरफ सैलाब की तबाहकारी है तो दूसरी तरफ गंदम के बहरान ने सर उठा लिया है। 2000 में दस्तयाब गंदम की फी मन कीमत 3200 रुपये तक जा पहुंची है, जिसके बाद आटा भी महंगा हो गया है। किसान इत्तेहाद का कहना है कि अगर सूरत हाल काबू में ना आई तो गंदम 4 से 5000 रुपये फी मन तक जा सकती है। मगर ऐसे में वफाकी वजीर राना तनवीर का दावा है कि गंदम की दस्तयाबी 33.47 मिलियन मेट्रिक टन है और ज़रूरत 33.58 मिलियन मेट्रिक टन, सिर्फ 0.11 मिलियन मेट्रिक टन का मामूली फ़र्क है। किल्लत का कोई खदशा नहीं, लेकिन दूसरी तरफ फ्लावर मिल मालिकान ने कराची समेत बड़े शहरों में आटा और मैदे की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया है। हालिया कीमतों में इजाफे की कई वजूहात भी हमारे सामने आ रही हैं। इसी पर बात करने के लिए अब देखते हैं कि ये अवाम के किस तरह की रिलीफ मिलता है या नहीं, या ये मज़ीद जो सिचुएशन है वो वर्स होगी। एहतशाम साहब का तजिया लेते हैं। एहतशाम साहब, ये जो अब नया मामला खड़ा हो चुका है गंदम के हवाले से, आप इसको किस तरह से एनालाइज करेंगे? देखिए, आमना जानदारी की बात है। मुझे तो खतरे की घंटी जो है ना वो लगता है कि बज गई है और एक मतलब फिर ये बहरान जो है ना सर उठाएगा। आज तो हम फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी कोई ऐसी बात नहीं है, और ये भी कह रहे हैं कि वीट इंपोर्ट जो है ना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरा अपना ख्याल है, कुछ खबरें भी हैं कि फिर किसी ना किसी कार्टेल माफिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप देख लेंगे कि ये फिर इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाएगी। अभी तो एक्सपोर्ट करने वाली बात नहीं, क्योंकि आपने देखा पिछले 3 सालों में तो बड़ी हमारी 2019 से 2023 तक प्रोडक्शन कम हुई है, लेकिन 2024 में आपने देखा है 31 मिलियन टन मेट्रिक टन प्लस जो है ना गंदम पैदा हुई थी। अब ये बात जो कर रहे हैं कि जी 0.11% कमी है, इसको हम दूर कर लेंगे, ये तो एक इनका दावा। दूसरी तरफ आप देख लें जो मीटिंग आमना की है सागदार साहब ने, वो ये कहते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा जो आटे की और गंदम की किल्लत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारा मामला सीधा एक तरफ डिमांड और सप्लाई का है और दूसरी तरफ हुकूमत का जो इसमें रोल है। देखिए, आपने जिस तरीके से सपोर्ट प्राइस पिछले साल आपने देने में देर की थी, नतीजतन जो है ना किसान रुल गया, उसको बड़ा नुकसान हुआ। और आपने जिसको कहते हैं 3800 और सिंध वालों ने 3900 पर 40 kg कीमत मुकर्रर रखी थी, लेकिन आपने दी नहीं। नतीजतन 2200-2300 मन के ऊपर जो है ना उन्होंने सड़कों पे ला के किसानों ने अपनी गंदम बेची। आज ये सूरत हाल है कि इसकी प्रोडक्शन के हवाले से, बुआई के हवाले से जो है ना उन्होंने बहुत कम इंटरेस्ट लिया है किसानों ने। उनको नहीं लगता कि इनको पूरा इसका मुआवजा दिया जाएगा। अब ना देखिए, अब 2 चीज़ें बड़ी वाज़े तौर पे सामने आई हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि बड़ी डिस्प्रोपोर्शनेट सब्सिडी जो दी जाती है इसका एक नुकसान होता है और ये सही तरीके से जिसको कहते हैं लोगों को नहीं पहुंचती और नतीजतन जो है ना फार्मर के लिए नुकसान पैदा होता है। अल्टीमेटली आप देखती हैं कि गंदम की कीमत जो है ना जितनी मिलनी चाहिए उसको नहीं मिलती किसान को, और अल्टीमेटली फिर कीमतें जो है ना, अभी देखें 7000 मन आटा जो है ना वो पहुँच गया है, अब क्या कहते हैं कीमत इसकी। अब ये इसको अगर बढ़ना शुरू कर देगा, चीनी आप देख लें पहले ही 190 बावजूद बड़े नारों के 190 रुपये और 200 रुपये फ़ी किलो बिक रही है, आटा 7000 मन पे पहुंच गया है। तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इस हवाले से, देखिए ना बार बात आ रही है कि इस डिमांड सप्लाई के अलावा जो हुकूमती मैकेनिज़्म है
वो इसको रोकने में, बढ़ने में, प्राइस बढ़ने में जो है ना उसको कम किया जाए, इसमें जिसको कहते हैं नाकाम हो गई है। अब 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सैलाबों की वजह से अब ये कहा जा रहा है कि जी बड़ी नुकसान हुआ फसलों को, और इसलिए आइंदा सालों में तो कहा जा रहा है, वार्निंग देगी एक किस्म की आ रही है कि बड़ी प्रोडक्शन कम होगी। चलें ये 2025-26 तो मुश्किल से गुजरेगा। कुछ फसलों की कटाई गंदम की हो चुकी है, कई जगहों पे शायद मामला अभी भी ठीक नहीं है। जो सैलोज नहीं हमारे पास बने हुए, वो जो अभी भी कहा जाता है कुछ जगहों पे गंदम बाहर पड़ी हुई थी वो तो ख़राब हुई, ख़त्म हो गई, और जो अब फसलें खड़ी हुई थी मुख्तलिफ़ किस्म की उनको भी तबाही आई है। अब ये देखें ना, एक तो प्रोलॉन्ग हम देख रहे हैं ये जिस तरीके से हम ना ये ड्राई वेदर है, ये इसने बड़ी हमारे लिए मुश्किलात पैदा की हैं। और फिर अभी ये जो हम देख रहे हैं, इसके अलावा एराटिक इंपोर्ट्स की बात हो रही है। ये सबसे ज़्यादा नुकसान इस सारे मामले में होता है कि जब हुकूमत में बैठे लोग वो कार्टेल्स को फ़ायदा पहुँचाते हैं कि जी इस दफ़ा जो है ना 31 मिलियन टन से ज़्यादा पैदावार हो जाएगी, नतीजतन बग़ैर गेज किए हुए वो इजाज़त दे देते हैं कि जी आप जो है ना एक्सपोर्ट कर दें गंदम को। फिर पता चलता है 4 महीने बाद कमी होगी, इंपोर्ट कर लें। हर 2 तरफ से लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाता है प्रोसेस में, आप, मैं और लोग इसको सफ़र कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर ने, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बॉडी लैंग्वेज भी बता रही थी कि मामलात इतने ठीक नहीं है। इसहाक डार साहब की तरफ से वार्निंग जारी करना कितना सख्त होगा, किस तरीके से सूबों के साथ कोऑर्डिनेट करके ये माफिया जो है ना, और फिर किस तरीके से आप इसकी स्मगलिंग रोकेंगे। जो कहा जाता है एक बड़ा पोर्शन अफगानिस्तान में चला जाता है गंदम का। तो मुझे लगता है हमने इस हवाले से फिर क्राइसिस खड़ा होगा, बुरहान पैदा होगा। उसके लिए सिर्फ बातों के तक बातें की जा रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं ना तो गंदम कि जिसको कहना चाहिए प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हुई है, प्रोडक्शन पहले से भी कम होगी, प्राइसेस आगे बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक है, इनपुट्स वगैरह इसहाक डार साहब कहते हैं हमने वक्त पे लोगों को दे दिए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी के साथ। लेकिन दूसरी जानिब गवर्नमेंट इंश्योर भी कर रही है कि हम इस मामले पर बड़ी फसल जो है ना ये हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेगी। जी, बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब इस पर तजिया देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अफगानिस्तान के हवाले से बात करते हैं, जहाँ खवारिज के 2 ग्रुप नाजरीन आपस में लड़ पड़े हैं। आपस की इस जंग ने इस्लाम के नाम पर जो ये जंग लड़े हैं, दहशतगर्दी करने वालों का असल चेहरा बेनकाब कर दिया है। जबकि दूसरी जानिब अफ़गान हुकूमत की तरफ से मुबैना ड्रोन हमले का इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। ये क्या सिचुएशन है, इस खबर के हवाले से किस हद तक सदाकत है, इस पर ज़ाहिर शाह शराजी साहब का तजिया और ख़बर दोनों लेते हैं। शाह साहब, ये जो मामला चल रहे हैं वहाँ पर ख्वारिजियों के आपस में जो जंग ये की जा रही है, ये बेसिकली हो क्या रहा है वहाँ पर? जी आमना, मेरे ख्याल में ये टेरिटरी और ताकत की जंग है, जो कि कलअदम टीटीपी, नूर वली मसूद ग्रुप और जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है शुमाली वज़ीरिस्तान का, ये टेरिटरी और ताकत और जगह के कंट्रोल के ऊपर शायद इनकी जंग है। ये भी बताता चलूँ कि कल 2-3 दिनों से काफ़ी घमसान की जंग है इन दोनों ग्रुपों के दरमियान, और छोटे और भारी हथियारों से एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। इसमें रॉकेट लॉन्चर्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा ये भी इत्तलात है कि इन दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे के खिलाफ ड्रोन हमले भी किए हैं। और अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो इन दोनों ग्रुपों का मकसद एक ही है, वो है पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना। लेकिन आपस में ताकत की तकसीम और इलाके के कंट्रोल के ऊपर ये जंग जो है वो लड़ी जा रही है। दूसरा अगर देखा जाए तो ये वो ग्रुप हैं जो कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको जो है वो जो हॉस्टाइल कुव्वतें असला और फाइनेंशियल सपोर्ट फराम करी, वो भी एक है। अफगानिस्तान की सरजमीन ये इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपस में इनका लड़ना इस बात का सबूत है कि ये कोई इस्लाम की जंग नहीं है, बल्कि उनका एक ही मकसद है, वो है पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जंग लड़ना। इस सूरत हाल के अंदर अफगान गवर्नमेंट के लिए भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि अब तक अगर हम देखें तो अफगानिस्तान हमेशा डिनाई करता रहा है कि उसकी सरजमीन पर ना तो TTP है, ना हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, ना PLA है। लेकिन हाल ही में अगर देखा जाए, मुल्ला याकूब जो कि अहम तालिबान के रहनुमा हैं, उन्होंने भी एडमिट किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान TTP और कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई के ऊपर जो है वो बहुत सख्त इख्तिलाफ बढ़ता जा रहा है। हाल ही में हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने पीर मुत्तकी जो है अफगान वजीर खारजा, उनको बड़ा क्लियरली मैसेज दिया था कि या तो आप टेररिज्म करें या फिर आप ट्रेड की बात करें। उनकी जानिब से कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया गया। दूसरा, जो ड्रोन हमलों की बात की जा रही है, ये बड़ा एक्सपेक्टेड भी था। अगर पाकिस्तान ने किए भी हैं तो इट वाज मच एक्सपेक्टेड। रीज़न यही है कि अगर अफगान तालिबान एक्शन नहीं ले सकते या वो लेना नहीं चाहते, तो उस सूरत में बकौल उनके कि अगर पाकिस्तान कोई कार्रवाई करता है तो कर सकता है। तो ये मेरे ख्याल में अब इब्तिदा है, और अगर फ्यूचर में या तो काबुल गवर्नमेंट इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी तो पाकिस्तान ने नूरिस्तान
पक्तिया, पक्तिका, खोस्ट, कुनड़ में तमाम कोऑर्डिनेट्स अफगान गवर्नमेंट को दिए हैं जहां जहां ये टेरर कैंप मौजूद है, टीटीपी के, डीएलए के, और साथ साथ जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है और दूसरे जो तकरीबन 16 के करीब दहशतगर्द ग्रुप हैं, जिनमें मंगल बाग ग्रुप भी शामिल है, जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो एक वाजे मैसेज दिया गया है कि आपने एक्शन लेना है। चीन की जानिब से भी वाजे पैगाम दिया गया है, लेकिन काबुल इंतजामिया मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर एक बार फिर डिलेइंग टैक्टिक्स खेल रही है, वो इसे एज अ बार्गेनिंग चिप यूज कर रही है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जो ड्रोन हमलों का इल्जाम ऑफिशियली तो अफगान गवर्नमेंट ने उसको तस्दीक नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर और जो मकामी अफगान मीडिया ग्रुप्स हैं वो इस चीज़ को फैला रहे हैं कि पाकिस्तान ने ड्रोन हमला किया है। मेरी इत्तलात ये है कि ड्रोन हमले हुए हैं, 2-3 धमाके भी हुए हैं। खोस्ट के अंदर शिनवार का एक गांव है, वहाँ पे हुआ है। इसके अलावा खोस्ट में भी हुए, लेकिन उसकी तस्दीक ना पाकिस्तान ने की है ना अफगानिस्तान ने की है। और जो अहम चीज़ है, मेरे ख्याल में ये हमले होते रहेंगे दहशतगर्दों के ठिकानों पे, लेकिन मैं बात वही करूंगा कि पाकिस्तान करेगा और अफगानिस्तान उसके बारे में बोलेगा नहीं। शायद यही पॉलिसी है दहशतगर्दों के खात्मे की, और अफगान गवर्नमेंट अब टैक्टिक के थ्रू पाकिस्तान को अलाउ करेगी। ओपनली शायद वो इन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। राइट, थैंक यू सो मच तारिशा शराजी साहब इस हवाले से अपना तजिया देने के लिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद खबरें उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। नए सूबों की बहस नाजरीन जोर पकड़ रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने नए सूबों की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि नए सूबे बनाना सिर्फ 3 टेलीफोन कॉल्स की मार है। पीपल्स पार्टी, MQM और नून लीग को फ़ोन करें और तरमीम करा लें। इस अहम मामले पर नून लीग का वाज़े मौक़िफ़ नहीं तो हुकूमती इत्तेहादी भी तकसीम दिखाई दे रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वाज़े किया है कि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, सिंध असम्बली सूबे की तकसीम की करारदाद मंजूर नहीं करेगी। जबकि MQM के मुस्तफ़ा कमाल का मौक़िफ़ है कि इंतज़ामी बेहतरी के लिए छोटे सूबे बनने चाहिए। सियासी जमातों के बयानात के बाद ये मामला एक बार फिर कौमी सतह पर हलचल मचा रहा है। सवाल यह कि मुल्क के मसाइल का हल नए सूबों में है या नहीं, ये वक्त की ज़रूरत है या सिर्फ सियासी बयानबाजी है। लेकिन आज हम इसके लीगल पहलू पर बात करेंगे। नए सूबे नागुज़ीर हो चुके हैं या नहीं हो चुके, ये एक अलग बहस। हमाद रुहेला कानूनी माहिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। हमाद, ये कहिएगा सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, इसके हवाले से कोई प्रोविज़न है, और अगर है और इस पर अब जो हम इस वक्त बयानबाजी चल रही है और अगर 27वीं तरमीम आती है तो आप किस हद तक देख रहे हैं कि ये नए सूबे बन जाएंगे, अप्रूवल होना, या कितना पेचीदा आपको ये अमल दिखाई दे रहा है आगे? देखिए, ये सारा अमल, ये सारी मांग बहुत अहम है और बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जितने भी मसाइल हैं हम बारहा उनके ऊपर बात करते जाते हैं, लेकिन उनका हल करीब होता दिखाई नहीं देता। अगर मैं मिसाल के तौर पे बात करूं तो डैम्स का मसला ऐसा है, हम आए दिन वो बहस बार बार करते हैं, आजकल दोबारा वो बहस हो रही है, करीब हम उसके नजर नहीं आ रहे कि क्या हल है। इसी तरीके से नेशनलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की बात हर वक्त बहस की जाती है और हम उसको भी मटेरियलाइज नहीं कर पाते। सूबों का मसला भी ऐसा ही है, इस बारे में बहुत बार बात हो चुकी है और हर बार बात बिल्कुल स्क्रैच से शुरू की जाती है कि क्या वाकई हमारे लिए सूबे जरूरी भी हैं, और अगर जरूरी हैं तो क्या हमारे लिए बनाना मुमकिन है, और अगर बना लिए जाएंगे तो उसका सियासी मंजरनामे पे असरात क्या होंगे। इस सवाल का जवाब हमें देखने के लिए हमें जहां आइन की किताब को देखना पड़ता है, वहां जमीनी हकाइक को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, उनको भी समझना पड़ेगा। हमारा आर्टिकल 1 आप हमारे आइन में बताता है कि हमारी टेरिटरीज क्या हैं, जिसके अंदर वो 4 सूबों का जिक्र करता है, पंजाब, सिंध, KP और बलूचिस्तान का। इसके अलावा जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनमें इस्लामाबाद आता है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी आता है, गिलगित बल्तिस्तान आता है और आजाद जम्मू कश्मीर आ जाता है। तो इन 7 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के होते हुए भी हम देखते आए हैं कि वक्तन फवक्तन बहुत से सूबों की आवाज आती है, बहुत तरफ से बात की जाती है कि मुख्तलिफ सूबों को बनाया जाए। जो इस वक्त मेरे जहन में आ रहे हैं उनमें साउथ पंजाब की बहुत बात की जाती है, कराची को सूबा बनाने की बात की जाती है, हजारा को सूबा बनाने की बात की जाती है, गिलगित बल्तिस्तान को भी सूबा बनाने की बात की जाती है। इस बार ये जो बात है इसका पैमाना बड़ा दिखाई दे रहा है। कुछ स्टेक होल्डर्स हैं जो कहते हैं कि जितने पाकिस्तान में इस वक्त डिविजन्स हैं, जिनमें से गालिबन 31 सूबों के अंदर है और बाकी सूबों के बाहर है, तकरीबन 37 या 38 का ये नंबर बनता है,
उन तमाम को सूबों में कन्वर्ट कर दिया जाए। एक दूसरा ग्रुप कहता है कि जो क़याम पाकिस्तान के वक्त वेस्ट पाकिस्तान में डिविजन्स थी, यानी कि 12 डिविजन्स थे, उनको रिवाइव किया जाए और उनको सूबों में बना दिया जाए, उनको सूबे बनाया जाए। दोनों का कॉमन फैक्टर ये है, यही बता रहे हैं कि हमारे गवर्नेंस के इशू को रिजॉल्व करने के लिए कि इंतहाई जरूरी है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को कम करें और नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को लेकर आए। हमारे सियासतदान इस वक्त जो हमें पहले अपने मंशूर के थ्रू और अपने सियासी तकारीर के थ्रू और अपने इलेक्शन कैंपेन्स के थ्रू बताते थे कि नए सूबे कितने जरूरी हैं, वो इस वक्त ये कितना संजीदा मसला है ये हमारे लिए, वो इस वक्त हमें कहते सुनाई दे रहे हैं कि शायद ये गैर संजीदा बात है जो इस वक्त की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ये भी वो तारीखी जुमला है जो मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है। हमें लगता नहीं कि वो नाजुक मोड़ कभी खत्म हो रहा हो। ऐसे ही जो दूसरा इशू वो बताते हैं हमारे सियासतदान, जिसमें कदरे ज्यादा वजन है, वो ये है कि अपना लोकल गवर्नमेंट जो सिस्टम है उसको पहले फिलहाल करना चाहिए। ये बात जहां दुरुस्त है, लेकिन इसका दूसरा रुख ये है कि हमारे अरकान पार्लिमान को जो तरक्याती फंड्स दिए जाते हैं, वो ये फंड्स और उनके साथ मिलने वाले इख्तियारात को आगे डिवॉल्व करते दिखाई नहीं देते। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट बारहा कहने के बावजूद, आर्टिकल 32 आइन में मौजूद होने के बावजूद, आर्टिकल 140 से आइन में मौजूद होने के बावजूद अभी तक हमारा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम फॉल होता दिखाई नहीं दे रहा। तो इस वक्त बहस की जाती है कि पहले क्या होना है, कि मेरे ख्याल से चिकन एंड एग डिबेट बन जाती है कि पहले क्या होना चाहिए। हम इस तरह नहीं जाएंगे। मैं इस वक्त की बात करता हूं कि इस वक्त क्या हो चुका है। इस वक्त एक कानून प्रेजेंट किया जा चुका है, एक बिल प्रेजेंट किया जा चुका है नेशनल असेंबली में, जिसमें कहा गया है कि वेस्ट पंजाब के नाम से एक सूबा बनाया जाए। जिस शख्सियत ने, रियाज फतेहाना साहब ने यह बिल प्रेजेंट किया है, वो इससे पहले साउथ पंजाब के सिलसिले में भी कह चुके हैं, हजारा के बारे में भी कह चुके हैं, और इसी तरीके से और भी बहावलपुर के सूबे के बारे में भी तजवीज दे चुके हैं, और यहां तक कहा था कि पार्लिमानी कमेटी इस सिलसिले में बनाई जाए, जिसका कोई खार नतीजा नहीं निकला। इस वक्त अगर इस बिल की बात की जाए, अगर इस बिल को देखा जाए कि इस मौजूदा शक्ल में कामयाब हो जाता है, पास हो जाता है, तो साहिवाल और फैसलाबाद की डिविजन्स को मिला के एक सूबा बनाने की बात की जा रही है, और कहा जा रहा है कि इसको नेशनल असेंबली में 58 सीट्स दी जाएं, जिसमें से 46 जनरल सीट्स 10 खवातीन के लिए और 2 गैर मुस्लिम के लिए रखी जाएं। इसी तरीके से 5 सीट सेनेट में भी मांगी गई हैं, और कहा गया है कि हमें इस सूबे के अंदर एक अलग हाईकोर्ट भी चाहिए, जिसकी प्रिंसिपल सीट होगी फैसलाबाद में रखी जाएगी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ये बिल जब पास हो जाएगा तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को पाबंद किया गया है कि वो 3 माह के कलील अरसे के अंदर तमाम रिसोर्सेज, लायबिलिटीज और एसेट्स सूबों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें। अब अगर इस बिल को पास होना है तो इसके लिए हमें आर्टिकल 239(4) का जिक्र जरूर करना पड़ेगा, जिसमें कहा बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि अगर आप किसी सूबे को तकसीम करना चाहते हैं तो उस सूबे की असेंबली से कम 2/3 अक्सरियत के साथ उस तजवीज का पास होना जरूरी है। और जैसे कि 2018 में भी हमने देखा था कि साउथ पंजाब को अलग से एक सूबा बनाने के लिए एक बिल पास किया गया था, बिल सामने टेबल किया गया था, जो कि अप्रूव नहीं हो पाया था 2019 में, जिसका मैंने पहले किया। इस पर कितना पेचीदा होगा अमल? जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि इसके अंदर हमारे मौजूदा आर्टिकल में तो 239(4) आर्टिकल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कि जिस सूबे को तकसीम करना हो उस सूबे की असेंबली से 2/3 मेजॉरिटी से अक्सरियत के साथ उसको पास कराना बहुत जरूरी है, और उसके बाद पार्लियामान के जो बाकी 2 हाउसेज हैं वहां पर भी पेश करना पड़ेगा इसको, वहां पर भी 2/3 मेजॉरिटी लेना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं समझाता चलूं कि साउथ पंजाब का सूबा हो, वेस्ट पंजाब का सूबा हो तो पंजाब असेंबली से, हजारा का सूबा हो तो केपी असेंबली से, और अगर कराची को अलग सूबा बनाना है तो सिंध की असेंबली से ये चीज 2/3 अक्सरियत से हमें अप्रूव करवानी पड़ेगी। ये सेफगार्ड्स जो हैं हमारे आइन में फेडरेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए दिए गए हैं, और जो सूबों की बात है, नए सूबों की बात है, तो ऐसा नहीं है कि उससे कोई इसमें कोई इश्यू आ जाएगा। आप दुनिया की तरफ नजर दौड़ाएं, बहुत सी मिसालें आपको मिलती हैं। केनिया में 2013 में 47 काउंटीज का सिस्टम यूज कराया गया है। इसी तरीके से इंडोनेशिया में हाल ही में 2 से 3 साल पहले पपुआ के रीजन के अंदर वहां पर उन्होंने नए प्रोविंसेस बनाए हैं। भारत की मिसाल बारहा दी जा रही है। भारत में 2014 में तेलंगाना का इलाका आंध्र प्रदेश से अलहदा किया गया। उसकी वजह यह बताई गई कि ये इकोनॉमिकली डिप्राइव था, हिस्टोरिकली डिप्राइव था। हमारे यहां भी अगर देखा जाए ये हजारा का इलाका हो गया, साउथ पंजाब का इलाका हो गया, तो वो भी हिस्टोरिकली और इकोनॉमिकली डिप्राइव है। वहां पर तरक्याती मंसूबे उस तरीके से नहीं पहुंच सके। जो फर्क है ये तो बता दिया जाता है कि भारत ने 17 स्टेट से लेकर 28 स्टेट्स का सफर बहुत जल्दी तय कर लिया और हम अभी तक 4 सूबों में अटके हुए हैं। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि वो एक यूनियन है, वहां निजाम ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है। हमारे यहाँ एक फेडरेशन का निजाम है, और जो कराची की इस वक्त पॉपुलेशन और जो हालात हैं उसको देखते हुए भी एग्जैक्टली नए सूबों का कयाम होना चाहिए।
जी, मैं एक आखिरी बात इजाजत से कर दूं। अगर सर में एक और चीज बहुत वाली ये है कि जब वो इस मामले में संजीदा हुए तो उन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया जिसने 21 माह काम करने के बाद अपनी तजावीज दी। अगर हम आज इस सिलसिले में संजीदा है तो हमें भी पहले इस बारे में होमवर्क कर लेना चाहिए, वरना वही ना हो हमारे साथ जो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन में हमने एम्बिशियस टाइमलाइंस रखी थी उसको हम मीट नहीं कर पाए। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच हमाद रोहेला। बड़ा अहम तज्जिया इस हवाले से आपने पेश सूबों के क़याम के हवाले से। नाजरीन अब देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।